और जिस तरह से हमने आपके सामने कहा था कि 13 तारीख को जो है वो हम आपके सामने टीम प्रेजेंट करेंगे ओडीआई और टी20आई की, और फाइनली ओडीआई की जो स्क्वाड है वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि हमने बताया था, वापस एक बार रिमाइंड दे दें, 2022 में अलग अलग तरीके के टूर्नामेंट्स हमने देखे, नेपाल के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स देखे, चाहे वो टी20 के फॉर्मेट हो या फिर 50 ओवर के फॉर्मेट हो, होम अवे सारी तरह की परफॉर्मेंस टीम प्लेयर्स की देखी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सीनियर प्लेयर्स के अलावा जो डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स हैं, जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं और भी जो प्लेयर्स हैं उनको खास करके बहुत क्लोजली यहाँ पर इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के जरिए देखने का हमें मौका मिला, और वो सब हम देख पाए कि किस सेक्शन में किस किस तरीके के प्लेयर्स जो है वो नेपाल क्रिकेट में मौजूद है। और उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनली हम आपके सामने ये लेकर हाजिर हैं कि कौन सी 16 मेंबर्स की जो स्क्वाड है वो बहुत ही ज्यादा सही रहेगी आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस के लिए ओडीआई को लेकर। सबसे दो यहाँ पर कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उसे अगर रखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात कि आप अननेसेसरी स्क्वाड को चेंजेस ना करें। अगर आप ये स्क्वाड पिक करते हैं तो इसी स्क्वाड के साथ कंटिन्यूसली आने वाले हर चैलेंजेस के लिए आप जरूर जाएं, चाहे वो अगर मैं बात करूं यहाँ से अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग के मैचेस हो, या फिर कोई 50 ओवर का अपने होम में ही कोई वनडे गेम्स खेल रहे हो, या फिर कोई बायलेटरल सीरीज हो, या फिर एशिया कप क्वालिफायर हो, वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ हो, या फिर अगर आप वहां से पहुंचते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तो वो भी क्यों ना हो। यानी क्लियर कट है, अगले 6 से 7 महीने आप यही 16 मेंबर्स की जो स्क्वाड है इसको आप कंटिन्यूसली रखें। अगर कोई बड़ी इंजरी ना हो तो इसी स्क्वाड के साथ आप लगातार जाएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेगुलर इनको मैचेस भी मिलने चाहिए। और प्लस क्या एक और चीज होती है कि अब इनके साथ जो कोच जुड़े रहेंगे उनका भी कम से कम ड्यूरेशन इतना लंबा हो। ये नहीं कि 6-7 महीने आपने स्क्वाड तो वो रखी, अब उसके बीच में 3 कोच चेंज हो गए, उससे फिर मेंटालिटी पे प्लेयरों का असर पड़ता है। उनका जो गेम प्लान है जो एक कोच से सिखाया जाता है दूसरे तक आकर अलग हो जाता है, तीसरे तक आकर वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। तो ये कंडीशन इन स्क्वाड के साथ लगातार जरूर देखनी होगी कैन को खास करके। अब स्क्वाड्स की बात करते हैं कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले कुछ सेक्शंस में हमने इस स्क्वाड को बांटा है, वो सेक्शन जरूर बताएं। जरूर देखिए, 4 सेक्शंस में हमने इन्हें बांटा हुआ है, बैट्समैन, ऑलराउंडर, स्पिनर्स एंड पेसर। ये हमारे 4 सेक्शन हैं और यही बेस होंगे जो हमने प्लेयर्स लिए। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सीधे। अब अगर बैट्समैन से शुरुआत करें हम तो बैट्समैन में हमारे यहाँ प्लेयर नंबर 1 जो है, पहले प्लेयर जो है वो कौन है सेक्शन? बिल्कुल, प्लेयर नंबर 1 की बात करें तो आसिफ शेख। जी हाँ, जो बैट्समैन में है हमारे आसिफ शेख, क्योंकि थ्रू आउट द एयर उनके बल्ले से काफ़ी अच्छे इनिंग्स भी आई हैं वनडे में अगर हम देखें, और काफ़ी रिलायबल प्लेयर तो हैं, आप भरोसा कर सकते हैं उन पर। 50 ओवर में ज़रूर थोड़े से रन्स कभी कभार उनके कंटिन्यूसली निकले नहीं है, लेकिन जब भी आए हैं तो काफ़ी स्मूथ और काम इनिंग रही है उनकी। हमने देखी है 50 ओवर के जो पारियाँ उनकी खेली हैं उन्होंने 2022 में जिस तरीके की इनिंग रही, कुछ इनिंग रही थी, और ये जोड़ी हमारी तरफ से जो है वो कंटिन्यू रहेगी कि आसिफ यहाँ पर मौजूद हमारे लिए रहेंगे। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ओडीआई की अगर हम बात करें। बिल्कुल, उसके बाद प्लेयर नंबर 2 की बात करें तो इस सेक्शन में तो वो आते हैं कुशल पोतरा। जी हाँ, फाइनली, क्योंकि जैसे कि हमने लगातार कहा है कि कुशल आसिफ को एज अ ओपनिंग प्लेयर यहाँ पर हम देखना जरूर चाहेंगे। यहाँ हम 50 ओवर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा 50 ओवर में यहाँ पर कुशल और आसिफ को लगातार हम एज अ ओपनर देखना चाहेंगे। वो ऑलराउंडर में वहां जाकर ओवर करा देना, नीचे आकर 6ठे 7वें डाउन 5वें डाउन आकर बैटिंग करना, वो बिल्कुल भी नहीं। कुशल का जो खेलने का तरीका है वो ओपनिंग जैसे पावर प्ले वाले गेम में ज्यादा सूट करता है, और कुशल आसिफ अगर एज अ ओपनिंग प्लेयर यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज्यादा वापस बेहतर होगा। और इसी के साथ हम अगले देखना चाहेंगे कि अगले 6-7 महीने वो अगले अपकमिंग सारे 50 ओवर गेम्स के चैलेंजेस को एक साथ कहीं ना कहीं फेस करें। तो कुशल और आसिफ हमारे ओपनिंग पर यहाँ पर जरूर होंगे। एंड बैटिंग कैटेगरी में प्लेयर नंबर 3 हमारे कौन? बिल्कुल, प्लेयर नंबर 3 की बात करें तो देव खन्ना। जी हाँ, देव खन्ना हमारे यहाँ पर इस स्क्वाड में जरूर होंगे। बैट्समैन की अगर हम बात करें उनके बल्ले से आप स्कॉटलैंड में भी अच्छी इनिंग आई थी, छोटी थी लेकिन हाँ बिल्कुल, और बहुत पार्टनरशिप दे रहे थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें ज़रूरत है एक लॉन्ग इनिंग को बदलने की। तो आप इतनी जल्दी उस बैट्समैन को नहीं बदल सकते जिसके अंदर एक ऐसी लाइट है, उनके अंदर था एक कि हाँ एक जान था उनके अंदर कि वो उस इनिंग को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनको इतना टाइम ही नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, और पहले ही कोच भी चेंज हुए। जी हाँ, कोच भी बदले गए। उसके बाद बिल्कुल आप आए और फिर अलग कोच का अलग नज़रिया था, कप्तान का अलग नज़रिया था, अलग सोच थी, देव खन्ना बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पर वापस से हम चाहेंगे कि इनके साथ कंटिन्यू रहा जाए। अच्छे हैं, जी हाँ, ज़रूर अच्छा करते हैं, या उस इनिंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। बिल्कुल, अब यहाँ बात करें अगले प्लेयर की तो वो है रोहित पुड़ैल। जी हाँ, कोई बताने की जरूरत नहीं है कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट वो रहे हैं, उनकी जिस तरह की इनिंग रहती है, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, उससे डेफिनेटली कोई रोहित पुड़ैल के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। रोहित पुड़ैल एक ऑब्वियस चॉइस
प्लेयर्स यहाँ पर हो जाते हैं बैटिंग कैटेगरी में। उसके बाद जो प्लेयर नंबर 5 है हमारे, वो है बैकअप विकेट कीपर। जी हाँ, वो बैकअप विकेट कीपर यार कौन है और इनमें आखिर हम क्यों इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं? जरूर अर्जुन साउथ। जी हाँ, अर्जुन साउथ हमारे बैकअप विकेट कीपर है, एक्सीलेंट विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पर रन्स की बहुत कमी, बैटिंग की बहुत कमी है। और एज अ बैट्समैन अगर आप उन्हें इंक्लूजन कर रहे हैं तो ये एक बहुत जरूर टीम के साथ जोड़ने के लिए ठीक है, तो अगर वो सीखे जाए, ये बहुत होता है। जी हाँ, अगर आप उन्हें कंटिन्यू रखते हैं किसी प्लेयर को साथ में, तो वो जरूर ये अच्छा कर सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं कोचों के साथ, प्लेयरों के साथ, किसी को देखकर, दूसरी टीम के प्लेयरों को देखकर अगर आप उन्हें साथ लेके जा रहे हैं हर टूर में, तो वो अर्जुन साउथ जरूर है। लेकिन अगर विकेट कीपर की अगर चोटिल हो जाए, कोई विकेट कीपर चोटिल है, इंजर्ड हो गए, तो यहाँ पर अर्जुन साउथ की जगह डन है, बिल्कुल बनती है और कोई दौरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और देखिए ना कि आप यंग प्लेयर जो आ रहे हैं, आप उन पे इन्वेस्ट अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक लंबे वक्त तक के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, आप देखिए अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करें, विनोद भंडारी के बारे में अगर बात करूं, अगर आप यहाँ पर उन्हें लेने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी उनकी अगर बात करूं, उनके पास कितना क्रिकेट बचा है टीम को देने के लिए। और ऐसा नहीं है, उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, मेरे ख्याल 17 करीब मैचेस वो खेल चुके हैं, 14 इनिंग करीब उन्होंने खेली है और एक भी बार आज तक वो नॉट आउट नहीं गए। बताइए, तो काफी वक्त उनको हो गया, उनका 18-19 का करीब एवरेज है और सिर्फ 3 ही बार मेरे ख्याल से उन्होंने 30 प्लस जो है ओडीआई में क्रॉस किया है। और वनडे की बात कर रहे हैं, ओडीआई की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर उनको वापस लेकर आएंगे, मान लीजिए उनको थोड़ा अच्छा खेलने भी लगे, लेकिन क्या उनके पास इतनी लंबी क्रिकेट और बची हुई है, क्या एज उनके फेवर में है, ये देखने वाले। इससे अच्छा है कि आप यंग प्लेयर पे इन्वेस्ट करें, टाइम और अपना एफर्ट, कोच का मेहनत, एक यंग प्लेयर को बिल्डअप करने में, जो ऑलरेडी विनोद और आसिफ से बहुत ज्यादा बेटर विकेट कीपिंग के स्किल्स अपने ऑलरेडी दिखा चुका है उनसे इतने कम एज में। तो डेफिनेटली यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट अगर आप करें, एक अच्छे वे में, अच्छे कोचिंग के जरिए रेगुलर उनके साथ बने रहें, उन पे भरोसा जताएं। ये नहीं कि एक सीरीज से आए, उनको बाहर कर दिया, फिर किसी और यंग को ले आए, देखिए फिर आप कहेंगे देखिए हम भरोसा करते रहे, अरे ऐसे भरोसा नहीं। उस यंग एक प्लेयर के साथ ओडीआई की बात कर रहे हैं हम, 50 ओवर क्रिकेट में रातों रात चीजें नहीं बदलती, कुछ वक्त जरूर लगता है। उसके बाद बैटिंग कैटेगरी में आखिरी प्लेयर है कौन से? बिल्कुल आखिरी प्लेयर की बात करें तो ये है सिद्धांत लोहानी। जी हाँ, और ये इनका इंक्लूजन जो है पीएम कप से हमने इनको देखा है, वहां पर ये इन्होंने जो एक शतक भी मेरे ख्याल में, जी हाँ, इन्होंने मारा था। तो ये वो इनिंग हमारे इस रडार में थी सिद्धांत लोहानी की, जो पीएम कप में इन्होंने, खाली वही इनिंग नहीं थी जो उसी इनिंग के बदौलत, और उसमें हमने कई सारे शॉट्स देखे इनके अलावा उस चीज के। और एक चीज इनके बारे में जो सबसे ज्यादा हमें क्लिक की थी जब हमने इनका नाम इसमें ऐड ऑन किया था, और वो था कि ये स्ट्राइक रेट को अच्छा मेंटेन करके चलते हैं। ये बहुत सारे नेपाल के जो बैट्समैन हैं उनमें ये कमियां हैं, जरूर है। और ये 60-70 की स्ट्राइक रेट है, 50-55 की स्ट्राइक रेट पहुंच जाती है, इसको ऊपर करने की जरूरत है। आपके पास अच्छे स्ट्राइक रेट के बैट्समैन भी होने चाहिए जो बैटिंग भी कर सके। खाली स्ट्राइक रेट का मतलब ये नहीं है कि 160 का स्ट्राइक रेट, 100-150 का स्ट्राइक रेट जो T20 में देखने को मिलता है, ये वापस से बार बार समझाते, इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम यहाँ 50 ओवर की बात कर रहे हैं, तो 90-95 का स्ट्राइक रेट चाहिए। ऐसे प्लेयर जो 90-95 के साथ बैटिंग कर सके। सिद्धांत लोहानी रिलायबल भी है और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे नहीं कि वो जाएंगे और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देंगे। आपको इन्वेस्ट करना है, बार बार हम कहेंगे, टाइम और मेहनत इन्वेस्ट करनी है, कोच की तरफ से कुछ वक्त उन्हें देना है, टिप्स उन्हें देनी है, डेफिनेटली हल्के धीरे धीरे सीखा। इसलिए हमने कहा शुरू में ही कि इनको लगातार आपको मैचेस खिलाने हैं अगले 6-7 महीने। 50 ओवर का आप कोई भी टूर्नामेंट खेले, कैसा भी टूर्नामेंट खेले, इन 16 स्क्वाड को आप हर हाल में चेंज नहीं करेंगे जब तक कोई मेजर इंजरी ना हो, माइनर नहीं। माइनर में प्लेयर्स को खेलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्लेयर रिस्पॉन्सिबल है तो माइनर इंजरीज में ऐसे ही खेल देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। कैमरन ग्रीन ने टूटी हुई उंगली से हाफ सेंचुरी लगा दी थी अभी। तो खैर ये सब चीजें होती है, मेजर इंजरी हो तो बात अलग जरूर है। यहाँ पर हमारा बैटिंग कैटेगरी खत्म होता है ओडीआई सेक्शन में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्लेयर का नाम नहीं है, जी हाँ, ज्ञानेंद्र मल्ला की बात कर रहे हैं, लेकिन यार डेफिनेटली अब वक्त आ गया है। अब आप सोच सकते हैं अभी जाकर उन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली थी वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि अब डेफिनेटली वक्त आ गया है कि आप यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करें, और कहीं ना कहीं काफी मौके मिल चुके हैं, अब कहीं ना कहीं साइडलाइन होने की बारी। जरूर नहीं, देखिए ये तो आपने सही कहा है बिल्कुल। और अब वक्त आ गया है, कितना आप सॉरी टू से, पर लेकिन कितना आप जाएंगे लंबा, जरूर है। जी हाँ, आपको अगर कोई कहेगा, शायद किसी के फेवरेट हो सकते हैं, सबकी अलग अलग राय है, बहुत अच्छी बात है, सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सोचने में भी दिमाग होना चाहिए। बस यही होता है, आजकल लोग काफी पैदल वाले सोचते हैं, सोच वाले, अजीबोगरीब सोच वाले लोग भी आ गए हैं। खैर
ज्ञानेंद्र मल्ला यहाँ जरूर एक्सक्लूजन होते हैं हमारे स्क्वाड में, अगर हम बात करें। बिल्कुल, जैसे हमने पहले आपसे कहा कि अब ये बारी है कि आप यंग प्लेयर्स पे रिलाय बनाना शुरू हो, उन पे ट्रस्ट करें, उन पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फाइनली कहीं ना कहीं आप ऐसे 10 इनिंगों में एक इनिंग आ जाए तो आप सिर्फ नाम के दम पर टीम पे कब तक रखेंगे, ये आप कहीं ना कहीं हाई टाइम हो जाता है। क्योंकि अब आप एक चीज़ और सोचिए ना, चलिए मान लीजिए आपने सब सीनियर प्लेयर्स को भरा हुआ था ना 2022 में, 50 मैचेस खेले, आपको पता है 50+ मैचेस अलग अलग फॉर्मेट मिलाकर 50 करीब मैचेस नेपाल ने खेले, क्या रिजल्ट आया? वही सब सीनियर प्लेयर्स खेले ना पूरे 2022 में, सब थे, सारे प्लेयर्स मौजूद थे। ज्ञानेंद्र मल्ला भी वहाँ काफी सेक्शन में शुरू किया, विनोद भी थे, शरद कसवेकर, विनोद भंडारी, सब कुछ थे ना, सारे वो प्लेयर्स थे। लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ? आप T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए और आपको 12 में से 9 मैच जीतने, ये हालत हश्र जो है वो कहीं ना कहीं टीम का हो गया। तो क्या हुआ? कहाँ गए वो परफॉर्मेंस, वो प्लेयर जिन पे जो नाम के दम पे लगातार टीम में बने हुए थे, उनके रहते हुए भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर यंग लड़के भी आते हैं, वो भी अगर हार जाते हैं तो क्या कहें भाई? इससे एक चीज जरूर होगी कि आप यंग प्लेयर्स पे टाइम और फोकस जो है वो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आगे जाकर आपको लंबे वक्त के लिए काम आएंगे, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारी क्रिकेट बची है टीम को देने के लिए। खैर, अब ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने क्या क्या प्लेयर्स पिक किए? जरूर, ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ 3 ऑलराउंडर्स हैं जी हाँ। और पहले है आरिफ शेख, कोई डाउट नहीं है 50 ओवर में बहुत अच्छे हैं और पार्टनरशिप देते हैं, और पार्टनरशिप को कई ब्रोक भी कर चुके हैं जी हाँ। अपोनेंट टीम्स की काफी पार्टनरशिप को वो ब्रोक भी कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली आरिफ शेख। और बहुत रिलायबल है, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप की जरूरत होती है तो वो हमेशा बैट से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। जहां पर पिच पे वक्त बिताना होता है वहां पर वो गेंदें भी खेल कर निकालते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि वो एक ही तरफ खड़े रह गए और बाकी सब प्लेयर ने उनका साथ छोड़ दिया। 2-3 मैचेस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग चुके, वो सिंगल हैंडेडली जिताते थे अगर दूसरी तरफ से कोई पार्टनर उनका सिर्फ खड़ा रहकर साथ दे देता, यानी यहाँ पर 6 पॉइंट्स कम से कम वो अपने दम पर जिता चुके होते। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो दीपेंद्र सिंह एरी। जी हाँ, अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इनका जो क्राइटेरिया है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इस ऑलराउंडर कैटेगरी में होने वाले। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने ये चीज रखी है कि एक तो ऑलराउंड स्किल पर इनके पास है कि ये बॉलिंग और फील्डिंग काफी शानदार करते हैं, ये अलग चीज है, लेकिन बैटिंग में इनका हाल बहुत ज्यादा खराब है। और हमने एक चीज अपने वीडियोस में लगातार कही है कि दीपेंद्र सिंह एरी को डाउन द ऑर्डर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। वो हम रोहित से भी कहेंगे, और अगर आने वाले वक्त में कप्तान चेंज हो जाते संदीप लामिछाने तो वो भी उनके लिए भी यही चीजें होगी कि दीपेंद्र सिंह एरी को आप वापस से लोअर ऑर्डर में ट्राई करना शुरू। लोअर ऑर्डर से मेरा मतलब ये नहीं कि आप 10वें डाउन उनको भेजें, क्यों नीचे भेजना शुरू करें। जितने कम ओवर्स रहे उतना ज्यादा दीपेंद्र सिंह एरी अपनी फॉर्म को वापस से गेन करेंगे। ये कोई उनके साथ ट्राई ही नहीं कर रहा तो पता कैसे चलेगा। एक बार रोहित पुडल ने शायद ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन आज अफसोस की बात की वहां बैटिंग नहीं आई, पूरा मैच लेकर चले गए। कम से कम उन पे कोई ट्राई तो करे, कोई नया कोच आए, कप्तान आए, वो कोशिश तो करे कि चलिए हम अगले लगातार 10 मैचों तक हम दीपेंद्र सिंह एरी को थोड़ा नीचे भेजेंगे, थोड़ा और पुश करेंगे नीचे तक कि वो नीचे आए, आरिफ से कहीं ना कहीं और नीचे आए, तो कि उनको जितने कम ओवर मिले वो उतने ज्यादा यहाँ पर अपनी इनिंग को बेहतर कर सकते हैं। और धीरे धीरे देखिएगा कि उनकी जो फॉर्म है वनडे में खास करके 50 ओवर में वो आप उनके बल्ले से रन्स निकलना, टीम को कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। जो फील्डिंग और बॉलिंग से तो देते हैं लेकिन बैटिंग से बिल्कुल भी नहीं देते। तो अगर आप लोअर ऑर्डर में भेजना चाहते हैं, जो लोअर ऑर्डर समझा दिया कैसा लोअर ऑर्डर में अगर आप भेजना चाहते हैं, नीचे भेजना चाहते हो उन्हें, तब दीपेंद्र सिंह एरी डेफिनेटली स्क्वाड में हो, वरना सिर्फ बैटिंग पर्पस से डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह एरी भी स्क्वाड में जस्टिफाइड नहीं होते हैं। एंड उसके बाद अगले नाम, बिल्कुल अगले नाम की बात करें तो गुलशन झा। जी हाँ, गुलशन झा यहाँ पर जरूर है, जिस तरीके की उन्होंने पिछले साल यहाँ कुछ पारियां खेली हैं, बैटिंग से ज्यादा वो यहाँ पर बैटिंग ऑलराउंडर ऐसा काफी अच्छे नजर आए हैं, बन सकते हैं, कुछ काम हो जाए उनके। जरूर बहुत अच्छे बन सकते हैं, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। जी अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर जाए तो इन पर भरोसा किया जा सकता है कि, और अगर कुछ रन्स भी चाहिए, हिटिंग भी चाहिए, तो वो भी ये कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन। जी हाँ, और कुछ शॉट्स हैं उनके जिन पे काम करना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कोच अगर उन पे वर्क करे तो जाहिर सी बात, इसमें कई सारे यंग प्लेयर्स हैं जो ऐसे नहीं कि मतलब 100% तैयार है, उन पे वर्क करने की जरूरत है। कहा वापस से कहेंगे, वर्क करने की उन पे जरूरत है कोच की तरफ से, और लगातार उन्हें टाइम और उन पे ट्रस्ट रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आप इन्वेस्ट करिए आने वाले यंग प्लेयर्स के लिए, या फिर आने वाले वक्त के लिए आपको लंबे टाइम के प्लेयर्स चाहिए, या फिर वो प्लेयर्स चाहिए जो एक आध साल में ऑलरेडी खुद ब खुद ही कहीं ना कहीं रिटायर हो जाने वाले हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब चलते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ। है स्पिन डिपार्टमेंट में अगर यहाँ बात करूं तो वहां पर क्या कुछ है हमने सेलेक्ट किया है स्क्वाड में ओडीआई के लिए। जरूर देखिए, अगर बात करें स्पिनर्स में तो पहला नाम है ललित राजबंसी का। जी हाँ, जिनका पिछले साल बहुत खेला, उन्होंने मैचेस मिले, और यहाँ पर ललित राजबंसी को हम ओडीआई के लिए जरूर रखना चाहेंगे, एक लंबे फॉर्मेट के लिए। जिस तरीके से वो बॉलिंग है उनकी काफ़ी अच्छी है, और जब 4 ओवर में जब वो
4 ओवर को अगर हम अलग रखें, साइड में रखें, तो 10 ओवर को उन्हें हम लंबा टाइम देना चाहेंगे जरूर। जी हाँ, जिससे कि वो थ्रेट जरूर पैदा कर सकते हैं। उनमें कंसिस्टेंसी अच्छी है, एक जगह बॉल डालने की उनमें काबिलियत है, लगातार एक जगह डाल सकते हैं बॉल। तो 10 ओवर में जरूर वो कामयाब ज़्यादा हमें दिखते हैं अगर हम बात करें अदर फॉर्मेट्स। बिल्कुल क्लियर है, जैसे हमने पहले कहा कि आप उनको वक्त दें, टाइम दें, डेफिनेटली हमारे स्क्वाड में जरूर होंगे। उसके बाद बात करें अगर तो लेग स्पिनर, जी हाँ, लेग स्पिनर का कोटा है, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। वहां पर बात आ जाती है मौसम ढकल की। जी हाँ, अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर संदीप लामिछा ने आया था, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि वो वापस टीम में आ रहे हैं और एज ए कैप्टन भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि संदीप लामिछा अगर आते हैं तो संदीप लामिछा इनकी जगह पर यहाँ पर होंगे और मौसम में अभी स्क्वाड में फिलहाल नहीं होंगे। और अगर संदीप लामिछा यहाँ पर नहीं आते हैं, स्क्वाड में अगर वापस से नहीं आते हैं, अभी फिलहाल के लिए नहीं आते, तो डेफिनेटली मौसम ढकल हमारे एज अ लेग स्पिनर यहाँ पर होंगे, क्योंकि आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली उन्हें अभी काफी ज्यादा वर्क करना है, लेकिन वर्क तो इनमें बहुत सारे प्लेयर को करना है। और जो 2022 में पूरी की पूरी स्क्वाड खेली नेपाल की, उनकी बैटिंग, उनकी परफॉर्मेंस देखकर तो लगता है कि 11 प्लेयर ही होना चाहिए, कोई और ही प्लेयर वहां पर आकर खेलने चाहिए, क्योंकि किसी में भी वो काबिलियत नजर नहीं आई एक आध को छोड़कर। तो डेफिनेटली इन लड़कों पे काम किया जाएगा, लेकिन लेग स्पिनर है, वेरिएशन इनके पास है, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है 50 ओवर जैसे क्रिकेट में, जहां पर आपको लंबे वक्त तक कई वक्त तक विकेट नहीं मिलता, उस जगह पर पेशेंस और वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद तीसरे स्पिनर इस ग्रुप में हमारे कौन? जरूर तीसरे स्पिनर है, एक एक्सपीरियंस स्पिनर, और वो है सुशांत भारी। जी हाँ, हम इन्हें जरूर रखेंगे, अभी भी हम उनके साथ बिल्कुल, टीम इनको जरूर उन्हें वो नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर जरूर उनको हम यहाँ जरूर कंटिन्यू करेंगे। काफी अच्छा वो बॉलिंग है, इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, प्रेशर बनाते हैं ओपोनेंट्स पे, अच्छे उनके विकेट्स भी हैं अगर हम ओडीआई में देखेंगे। और इतने पुराने, जरूर आप 2019 वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 से भी ये चले आ रहे हैं, लेकिन अचानक इनको बीच में खाम चेंज करना, अच्छा कर रहे हैं तब चेंज कर देना, ये थोड़ा अजीब लगता है। खराब करते ये होते हैं अगर बाकियों की तरह कि हाँ इनकी वजह से स्ट्रगल हो रही है, टीम स्ट्रगल ज़्यादा कर रही है, तो समझ में आता है। लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी है, लेकिन क्यों हटाया, किस लिए हटाया, कोई रीज़न था नहीं, लेकिन हम इनके साथ स्टिक हैं, बिल्कुल स्टिक है। और ये हर हाल में टीम में वापस आने चाहिए और स्क्वाड में लगातार बने रहने चाहिए। अब सेक्शन आता है, लास्ट सेक्शन, वो है पेसर्स का, और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जरूर है। एंड सबसे पहले यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ प्लेयर है पेसर्स कैटेगरी में, तो वो डेफिनेटली हो जाते हैं सोमपाल कामी और करण केसी। दोनों के नाम एक साथ ले लेते हैं कि 50 ओवर फॉर्मेट में अभी हम दोनों को यहाँ पर डेफिनेटली अपने साथ रखना चाहेंगे। एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, वो एक आप कह सकते हैं फॉर्म जाना, पता है किसे कहते हैं, वो करण केसी के नाम को कहते हैं। अभी जो उनका थोड़ा बहुत फॉर्म है, इसे कहते हैं कि हाँ चलिए रिदम नहीं है, फॉर्म चला गया है, जो वापस आ सकता है। लेकिन कुछ जो बैटिंग कैटेगरी में हम देखते हैं वो फॉर्म नहीं है, वो कभी थे ही नहीं, वो 10 में एक इनिंग आते तो लगता है कि फॉर्म में आ गए, वो ऐसा वैसे मामला। लेकिन करण के मामले में ऐसा नहीं है, फॉर्म गया है, वापस जरूर आएगा, इसमें कोई दरार नहीं है। और एक्सपीरियंस प्लेयर तो सोमपाल और करण दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और 50 ओवर में हमारी कंटिन्यू बने रहेंगे। अब यहाँ पर जो अगले 2 प्लेयर हैं वो क्यों है, लेकिन पहले एक प्लेयर का बताएं आप और उनका रीजन बताएं। जरूर, और अगले प्लेयर की बात करें तो किशोर महातो। जी हाँ, ये हमारे 2022 से ही चले आ रहे थे। इनको हमने आई थिंक ग्लोबल क्वालिफायर इसके बाद से हमने इनको, जब से वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का मैचेस चालू हुए थे पिछले साल, यूएसए में भी गए, स्कॉटलैंड में भी गए, बिल्कुल हर जगह बेंच में बैठे, बिल्कुल हर जगह इन्होंने बेंच में बैठ के बिताई है। वहीं से इनको डिसाइड कर लिया गया पिछले कोचों के द्वारा कि ये ऐसे है वैसे है, काम नहीं आया, ये नहीं आया। आपने इनका टैलेंट ही नहीं देखा हो तो आप कैसे मालूम होगा। हमारे लिए अभी भी किशोर महातो जरूर बने रहेंगे, उनके अंदर काबिलियत है और बिल्कुल है उसमें उन पे काम, जैसे ये बाकी यंग प्लेयर्स की तरह इन पे भी अगर कुछ काम हो बेहतर बॉलिंग कोच की तरफ से, डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बो साबित हो सकते हैं सोमपाल, करण और किशोर, ये तीनों की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लगातार स्क्वाड में कहते रहते हैं कि आप बाकी टीम्स की बात अलग है, लेकिन आप कुछ अलग अपने सेक्शंस में ट्राई क्यों नहीं करते कि आप एक अलग अलग बैट्समैन के लिए कुछ अलग अलग थ्रेड पैदा करें। और वो फाइनली ये जो आखिरी प्लेयर है हमारे, उनके जरिए हमने कोशिश की है इस ब्लैंक को भी जो नेपाल पता नहीं क्यों छोड़ता है फिलअप करने की। बिल्कुल, और लेफ्ट आर्म पेसर, जी हाँ, लेफ्ट आर्म पेसर की यहाँ पर बड़ी डिमांड रहती है, पहले से ही क्रिकेट पे हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रतीश जीसी, जी हाँ, हमारे इस लिस्ट में पेसरों में है नाम उनका, प्रतीश जीसी का, एक लेफ्ट आर्म पेसर होंगे। तो ये एक और वर्सिटैलिटी यहाँ पर देंगे बॉलिंग को, बॉलिंग ग्रुप को, और ज्यादा वेरिएशन यहाँ आएगा। अब आप सोच कर देखिए, लास्ट बार मैं सबको जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सब सारी बॉलिंग लाइनअप को विद ऑलराउंडर्स को ही मैं जोड़ रहा हूँ। अब आप सोचिए लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हमने नाम बताया, थोड़ा बैक करके जरूर वापस सुनिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है हमारे यहाँ पर ऑलराउंडर में जो है, अगर हम देखेंगे राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है, पेसर्स भी है, राइट आर्म फास्ट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है।
तो यहाँ पर कितने वेरिएशन हो गए, अब जरा सोच कर देखिए। और लेफ्ट आर्म बिल्कुल नहीं, मैंने बोल दिया होगा लेफ्ट आर्मर भी। जी हाँ बताइए आप, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम भी है, तो फास्ट मीडियम, मीडियम फास्ट, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर। अब आप बताइए, जब आपको इतने वेरिएशन आपको यहाँ मिल रहे हैं तो कैसे नहीं हो सकती है स्टेबल स्क्वाड। जी हाँ, तो ये पूरी स्क्वाड है हमारी। यहाँ पर हमने सारी चीजें देखने की कोशिश की और डेफिनेटली और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिटिक्स को असाइड रखिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पॉलिटिक्स असाइड के साथ अगर आप मेजर इंजरी ना हो, इसी स्क्वाड को कंटिन्यू करिए, 6-7 महीने तक लगातार ये स्क्वाड खेले और सारे 50 ओवर क्रिकेट, सारे से हमारा मतलब है सारे, आप कुछ भी 50 ओवर में खेल रहे हैं उन क्रिकेट में हर हाल, चाहे बैटर सीरीज या कुछ भी हो, यही स्क्वाड आप कंटिन्यू रखिए और एक स्टेबल कोच के साथ जिनका मिनिमम कम से कम जो ड्यूरेशन हो वो 6-7 महीने का हो, इन स्क्वाड के साथ आप रिजल्ट्स देखिएगा 6-7 महीने बाद बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको मिलेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। और ज्यादा सी बात है, लास्ट में हम एक चीज और कहना चाहेंगे, डेफिनेटली संदीप लामिछाने अगर आते हैं तो कोई दोहरा नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सीधे संदीप यहाँ पर आएंगे और मौसम नकल अभी के लिए फिलहाल वापस से डोमेस्टिक में जाएंगे, वहां से और ज्यादा बेहतर होकर निखर कर वापस आएंगे। और एक चीज और है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं हमारी नजर में इस पीएम कप वगैरह में और बाकी डोमेस्टिक में जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया, लेकिन अभी हमें लगता है कि उन्हें 1-2 और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की जरूरत है। और यार उसमें कुछ प्लेयर्स तो जरूर थे, लेकिन एक नाम मुझे लगता है अर्जुन कुमलकर, छोटे हैं अभी उनका मुझे लगता है एक आध और डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग लड़का वो निकल रहा है नीचे से। जरूर देखिए, 2-3 साल उनको गुजारने की जरूरत, तभी मैंने कहा 2-3 डोमेस्टिक, 2-3 बिल्कुल सही कहा आपने, 2-3 साल उन्हें ऐसे की जरूरत है। वनडे फॉर्मेट है आपका, बड़ा फॉर्मेट है, T20 कोई फॉर्मेट नहीं, आप किसी को भी खिला लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन 50 ओवर का फॉर्मेट ये बहुत सीरियस फॉर्मेट है और आप ज़रूर हैं उनमें, अच्छा है, उन्होंने दिखाया था, इंटेंट दिखाया था, 2-3 साल और मेहनत करिए, जरूर होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये पूरी 16 मेंस की हमारी स्क्वाड होगी जो अगले 6-7 महीने आपको कंडीशन हमने बताया अगर लगातार रखी जाए और सेम कोच के साथ इसी ड्यूरेशन के साथ चलाया जाए तो डेफिनेटली बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन लड़कों में वो दमखम जरूर है कि ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस स्क्वाड से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और T20I की टीम कल आपके सामने लेकर हाजिर होंगे क्योंकि उनकी भी टीम हमारी रेडी है कि T20I की अभी से लेकर एशिया रीजनल फाइनल्स तक जितने भी T20 टूर्नामेंट होंगे उसमें T20 की, जी हाँ, एशिया रीजनल फाइनल्स ICC की, जी हाँ, जितने भी आपसे लेकर तब तक टूर्नामेंट्स होंगे उन या फिर बैटर सीरीज होंगे उनमें T20 की टीम नेपाल की क्या हो 16 मेंबर स्क्वाड की, वो भी आपके सामने कल प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इससे अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपसे कुछ आज प्लेयर्स लगते कि नहीं यहाँ पर इसकी जगह हो सकता था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी 16 मेंबर स्क्वाड क्या होगी और उसके पीछे रीजंस भी जरूर बताइएगा। डिस्कस जरूर लगातार बने रहिए। तो ये हमारी स्क्वाड रहने वाली है, इसमें हमने सारे वेरिएशंस को ध्यान में जरूर रखा है। बोल्ड है लेकिन डेफिनेटली यंग आने वाले वक्त को सोचकर है कि आप आने वाले वक्त के लिए क्या सोच रहे हैं। जिनका क्रिकेट 1-2 सालों में खुद ब खुद खत्म हो जाएगा उन पर इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप आने वाले जिनका 8-10 सालों तक 15 सालों तक जिनके पास अभी क्रिकेट देने के लिए क्रिकेट है नेपाल को, उनको आप लेकर उन पे नरिश करें, उन पे काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रस्ट उन पे रखें तो बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।